already discussed about the arithmetic operator. Okay. So arithmetic operator, relational operator, logical operator. Why we are using operator? For further discussion. Basically, what is the use of operator? Anyone? प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर का क्या यूज है? अभी तक आप सी पढ़ लिए हैं, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, पाइथन भी पढ़ लिए हैं। ऑपरेटर का क्या यूज आपको लगता है? यहाँ हम लोग मेंशन किए हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशंस। तो देयर इज सम अदर मैनिपुलेटिव वर्क आल्सो, लॉजिकल मैनिपुलेशंस में लाइक शिफ्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द बिट, यानी बिट शिफ्टिंग हमारा होता है। And you already have a concept of size of the particular computer on the basis of size and specification. Your computer is organized in a bit, and bit is the smallest unit. So there is a bitwise operator, and again there is an assignment operator. So assignment operator is basically used in conjunction with the particular arithmetic operator, as well as sometimes some bitwise operator or the logical operator is also used with a particular assignment operator. ठीक है, तो just तो जो बेसिक आपका जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल लाइक we have two variable a and b, and value of a is 10 and value of b is 20, then how this operator works? यहाँ पर एक चीज और है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका डिवीजन ऑपरेटर काम करता है। डिवीजन ऑपरेटर जो है और मॉडलो ऑपरेटर, ये जैसे आपका सी प्लस प्लस में काम करता है उसी तरह से यहाँ भी है, यानी मॉडलो रिटर्न्स द रिमाइंडर एंड डिवीजन रिटर्न्स द कोसेंट, ठीक है ना। बट एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी जस्ट डिस्कस द प्रेसिडेंस एंड associativity of the particular operator also. So in last class we'll discuss about that. So I think that you have a concept of associativity as well as precedence regarding the operator. Yes. You have a concept, na? Yes, sir. Yes, sir. Now, under relational operator, there is some operator like ठीक है। तो जैसे सी और सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली यूज टू चेक आउट द रिलेशन बिटवीन द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप अगर चेक करना है तो जैसे सी प्लस प्लस हम लोग यूज कर रहे थे वैसे ही यहाँ भी यूज होगा। यानी देयर इज एन इक्वलिटी ऑपरेटर, देयर इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। So on the basis of that we can check the particular. Now the result of this operator, यानी कि whenever we are checking the particular operand, दो ऑपरेंड के बीच में जब इसको हम लोग ऑपरेटर को यूज करेंगे तो उस केस में सपोज यहाँ भी अगर a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 के लिए अगर चेक कर रहे हैं तो आइदर द रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स। दैट मीन्स कि कंडीशन चेक होने के बाद आपका रिजल्टेंट, आपका जो आउटकम है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जैसे हम लोग लॉजिकल गेट पढ़ते हैं तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर भी आपका जो है आउटकम जनरेट होता है। यानी अगर ट्रू और फॉल्स
दो टर्मिनोलॉजी को देखा जाए तो इससे हमारा कॉम्बिनेशंस कितना बन सकता है। जैसे हम लोग लॉजिक गेट बनाते हैं तो फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये फॉल्स रिप्रेजेंट 0 एंड ट्रू रिप्रेजेंट 1। तो अगर फॉल्स और ट्रू जो है 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू वेरिएबल और फॉल्स के बेसिस पर 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एक बार दोनों, दो फॉल्स और दो ट्रू, एक बार फॉल्स और ट्रू अल्टरनेटिवली लेते हैं। तो इसके बेसिस पर ही आपका जो है कंडीशंस अगर आप लेते हैं तो ये बेसिकली आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जब एक से अधिक रिलेशनल ऑपरेटर जब लेंगे तो इन दोनों के बीच में फिर हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश यानी चेक करने के लिए अगेन देयर इज अ नीड ऑफ पर्टिकुलर नेक्स्ट ऑपरेटर विच वी डिस्कस, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली प्लेस इन बिटवीन द टू रिलेशनल ऑपरेटर और मोर देन टू रिलेशनल ऑपरेटर्स, बट एट ए टाइम कोई दो रिलेशनल ऑपरेटर के बीच का ही वो रिलेशन बता पाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस वी हैव एम्परसेंड, और एंड द लॉजिकल नॉट। तो हियर आल्सो द ऑल द थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स वी हैव। तो अब यहाँ क्या है कि अगर हम एंड की बात करेंगे तो इसके बेसिस पर आपका जो है एंड, एम्परसेंड और नॉट, ये तीनों। तो नॉट के केस में तो हमको सिंगल ऑपरेंड चाहिए होगा, एंड और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के लिए दो ऑपरेंड। तो दो ऑपरेंड का मतलब हुआ कि ये एक पार्ट है रिलेशनल ऑपरेटर जो रिजल्ट फॉल्स दे रहा है, एक ये पार्ट है जो फॉल्स। तो सपोज अगर हम दो रिलेशनल ऑपरेटर ले रहे हैं, सपोज ए इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी। नाउ दिस इज द टू रिलेशनल ऑपरेटर जो अभी हम लोग यहाँ यूज किए। इक्वलिटी को चेक करेंगे, अगर ए का वैल्यू 10 है, बी का 20 है, तो ये रिजल्ट आपका क्या देगा? फॉल्स, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो वंस इट इज नॉट ट्रू देन द आउटकम इज फॉल्स। तो ट्रू को अगर हम टी से रिप्रेजेंट करें और फॉल्स को एफ से रिप्रेजेंट करें, एट द सेम टाइम ये 1 है और ये 0 है, तो उस केस में ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर यूज होगा। अगर यहाँ पर भी सेम सेट ए और बी यूज हो रहा है तो ए इक्वल टू बी आपका क्या होगा? ये ए इक्वल टू बी आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं है। ए लेस देन बी ये ट्रू हो गया, दैट मीन्स फॉल्स ट्रू ये कॉम्बिनेशन हमारा है। तो जैसा लॉजिकल एंड यानी कि लॉजिक गेट में जो एंड गेट और गेट का जो इम्प्लीकेशन हम लोग जो है प्रूफ करके देखे, तो लॉजिकल एंड में अगर बोथ इनपुट हाई यानी कि आपका दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी आउटकम ट्रू होगा, अदरवाइज आपका आउटकम फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। यानी फॉल्स होने का मतलब है कि ये जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कंडीशन में लॉजिकल एंड लगा हुआ है उससे फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी अगर इफ के साथ इसको यूज कर रहे हैं कंजंक्शन में, तो वहां पर आपका इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तभी होगा जब ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज हम स्किप कर जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा कर्सर चला जाएगा। बट इन केस ऑफ लॉजिकल और सेम थिंग हैपन हियर। नाउ लॉजिकल और के केस में क्या है, एक भी अगर ट्रू है तो उस केस में आपका आउटकम ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अगर आपका दोनों या दो से अधिक जितना भी ले रहे हैं तो एट ए टाइम कोई भी दो ऑपरेंड रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में इसको ऑपरेट करेंगे, तो अगर दो आपका फॉल्स है तो रिजल्टेंट भी फॉल्स होगा। नॉट गेट के केस में हम सिंगल ऑपरेंड लेते हैं, यहाँ पर ये ए को और बी के लिए यूज हो रहा है, नॉट ए एंड बी, ये ए और बी के ऊपर जो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन के लिए ये यूज हो रहा है, दूसरा एक्सप्रेशन के लिए ये यूज हो रहा है। तो नॉट के केस में अगर हम सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करेंगे, नॉट ए लेस देन बी और बी लेस देन ए, उस तरह से, तो उस केस में भी हमारा जो है फॉल्स और ट्रू, आइदर फॉल्स और ट्रू के बेसिस पर इम्प्लीकेशन जनरेट होगा। तो ये वाई आई डिस्कस दिस थिंग्स बिकॉज आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पर ये कंडीशंस के बेसिस पर आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे सी सी प्लस प्लस में, पाइथन में यूज होता है, यहाँ पर भी इक्वलिटी चेक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर क्या कर रहा है, सारे तरह के रिलेशनल एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है, यानी कि ए बी के बीच में रिलेशनशिप चेक हो रहा है। नाउ नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स सी में कितना आप यूज किए हैं?
सी में लॉजिकल ऑपरेटर जो 3 यूज किए हैं वही यहाँ तीनों यूज होगा। अब यहाँ पर यस क्या है, सर। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स में चूंकि हमारा रिजल्टेंट वैल्यू 1 होता है, तो लेट अस एज्यूम a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। वही t 1 के लिए और f 0 के लिए यहाँ पर a को 1 लेते हैं और b को अगर 0 लेते हैं, तो उस केस में आपका जो है 3 ऑपरेटर है, एम्परसेंड, डबल पाइप एंड देन नॉट। तो व्हाट इज द आउटकम अगर इफ वी इम्प्लीमेंट a एंड b, a और b के बीच में अगर इम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ पर रिलेशनल एक्सप्रेशन अभी जो देखे हम लोग यार रिलेशनल एक्सप्रेशन को अगर लेते हैं तब, अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर रिलेशनल एक्सप्रेशन की जगह a का वैल्यू ही ले रहे हैं 1 और b का वैल्यू 0। तो हमको अलग से a के लिए एक्सप्रेशन और b के लिए एक्सप्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर a, तो सेम थिंग यहाँ जो अभी हम लोग ट्रू फॉल्स के लिए लिखे, तो अगर हमारा इम्प्लीकेशन इस तरह से हो, यानी कि t और f को हम 1 और 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एम्परसेंड के केस में क्या होगा आपको पता है कि जब ऑल इनपुट हाई होगा तभी, यानी दोनों अगर हमारा पार्ट अगर ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। False फॉल्स होगा। के लिए 0, ट्रू के लिए 1। और लॉजिकल और के लिए क्या है कि एक भी अगर 1 होगा तो आउटकम हमारा 1 होगा। तो ये दो के बेसिस पर हमारा यहाँ रिजल्टेंट क्या होगा, ए एंड बी अगर है तो इट इज फॉल्स और ट्रू, ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 0 है और ए एंड बी चेक कर रहे हैं, तो इट इज फॉल्स और ट्रू, फॉल्स सर। False, sir. फॉल्स। एंड व्हाट अबाउट ए और बी, Is true, sir. ट्रू। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज True. ट्रू। ए और बी इज ट्रू। एंड देन नॉट ए, अब इसमें कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं, चाहिए ले लें चाहिए ले लें, तो नॉट ए बी इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू सर। True. अच्छा, नॉट ए और बी, दिस वन फॉल्स नॉट सर। ए बी, यहाँ बोले आप ट्रू और यहाँ फॉल्स False, सर। sir. फॉल्स। कैसे आप कर रहे हैं यहाँ पर फॉल्स, यहाँ जब आप लिख रहे हैं नॉट ए एंड बी, तो ए एंड बी का आपका रिजल्टेंट क्या है, फॉल्स है ना। तो नॉट फॉल्स का मतलब हुआ इज ट्रू, ठीक है ना। नॉट फॉल्स का मतलब कि नॉट 0, तो रिजल्टेंट क्या होगा, नॉट 0 मतलब 1 होगा ना। Yes, sir. और यहाँ पर क्या है, नॉट ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, ट्रू है, तो नॉट ट्रू दैट मीन्स इज False. फॉल्स। फॉल्स। नॉट 1 है, तो नॉट 1 है इसका मतलब कि आउटकम हमारा 0 होगा। 0. तो अब यहाँ ए और बी के जगह कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, यानी कि जैसे आप नंबर ऑफ कंडीशन चेक कर रहे हैं, सपोज यू जस्ट वांट टू चेक आउट द एलिजिबिलिटी ऑफ वोटिंग वोटर, किसी वोटर का अगर एलिजिबिलिटी चेक करना है तो वहां पर आप नंबर ऑफ कंडीशन चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंडीशन आपका लाइक एज, ठीक है ना, सिटीजनशिप, एज सिटीजनशिप, उसके बाद जेंडर, ठीक है ना, देन और भी है। तो सपोज करो कि एज, सिटीजनशिप इन कंट्री या उसका क्या है, जेंडर, ये 3 अगर आपको चेक करना है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो तीनों के लिए 3 रिलेशनल एक्सप्रेशन आपको चेक कर, 3 आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा, एक एज को चेक करेगा, एक सिटीजनशिप को, एक जेंडर को। और इस तीनों को अगर आपको वैलिडेट करना है, यानी कि तीनों आपका जब ओके होगा तभी आपका कोई फर्दर जो है कंडीशन आपका जो है अप्लाइड होगा। लेकिन इस तीनों में से कोई एक भी अगर आपका डिस्क्वालीफाई करेगा तो नहीं। तो इस केस में किसको प्रीफर करेंगे, एंड को या और को? और को. अगर और को, हमको sir. एज का जो वैलिडेशन है उसको भी ओके करना है, सिटीजनशिप को भी ओके करना है, और जेंडर जो हम कंडीशन दे रहे हैं उसको ओके करना है। तो अब सपोज करिए कि यहाँ ए है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए, बी और सी में कौन सा ऑपरेटर लगेगा जो आपका जो है पर्टिकुलर सेटिस्फाइड कंडीशंस के बेसिस पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा?
स्टेटमेंट sir. एग्जीक्यूशन, तो यू जस्ट से दैट लॉजिकल और अगर करेंगे तो इसमें एक भी अगर कोई कंडीशन है तो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन लॉजिकल एंड जब आप यूज करेंगे तो ये तभी आपका वर्क करेगा जब ए और बी के बीच में दोनों ट्रू हो, ये भी ट्रू हो बी भी ट्रू हो, बी और सी के बीच में ये ट्रू है तो ये भी ट्रू, यानी जब आपका ए बी और सी ये तीनों आपका ट्रू कंडीशन जनरेट करेगा तभी ये आपका फॉलोड स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो है जिस कंडीशन स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं वो फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं। नहीं करेगा। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली, अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये आप ऑलरेडी जो है जैसे सी सी प्लस प्लस में यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी यूज होगा। एज, सिटीजनशिप, जेंडर, ये इसके लिए आप वेरिएबल लेंगे, इसमें वैल्यू लेंगे और उसके बाद उसको आप कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है ना, तो वी जस्ट वंस वी डिस्कस द लूप एंड कंट्रोल, दो पार्ट अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, देन वी जस्ट यूज दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, लूप एंड डिसीजन, लूप कंट्रोल एंड डिसीजन कंट्रोल। Okay. Now, after that, after logical operators, we have next लॉजिकल ऑपरेटर के बाद क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर। तो हाउ मेनी ऑफ यू यूज द बिटवाइज ऑपरेटर, कितने लोग यूज किए हैं बिटवाइज ऑपरेटर को, एनीवन? सर कोई नहीं यूज इसमें किया? बीट्स को नंबर में चेंज करने की सर। अच्छा, बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में बेसिकली आपका जो ऑपरेटर आता है उसमें आई थिंक दैट बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, सिंगल आपका एम्परसेंड यूज होगा, देन देर इज ए बिटवाइज एक्सॉर। तो अब यहाँ बिटवाइज एंड बिटवाइज एंड बिटवाइज और का मतलब वही है जो आपका लॉजिकल और में एंड में ले रहे हैं। इन बिटवाइज एंड में आपका जो है वो दोनों हाई होना चाहिए आउटकम के लिए, और के लिए दोनों आपका, दोनों में से कोई एक भी अगर हाई है तो ऑपरेशन होगा। और एक्सॉर का केस आपको पता है, एक्सॉर का केस क्या है, बिटवाइज एक्सॉर, एक्सॉर गेट में जो इम्प्लीकेशन लेते हैं उसी पर काम करता है। तो एक्सॉर का केस और क्या है, एक्सॉर आउटकम हाई कब और को जनरेट फॉलो करता है, एनीवन? क्योंकि एट ए टाइम यहाँ दो ही ऑपरेंड पर हमारा वर्क हो रहा है, दो से अधिक नहीं हो रहा है, तो बिटवाइज एक्सॉर कैसे काम करता है, एनीवन? सबसे पहले तो बिटवाइज ऑपरेटर आपका बिट बाय बिट ऑपरेशन करता है, इट परफॉर्म्स बिट बाय बिट ऑपरेशन। ठीक है ना, एंड दिस वन इज द बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर। तो we just take one example, bitwise and bitwise or and bitwise XOR। तो XOR के केस में आउटकम कैसे जनरेट होता है, एनीवन? सर और को फॉलो करता है ये बिटवाइज एक्सॉर। नहीं नहीं, XOR के केस में और, हाँ, और को फॉलो करता है, एंड को फॉलो करता है। एंड के केस में क्या होता है, लॉजिकल एंड के केस में अगर दोनों हमारा कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा आउटकम ट्रू होगा, और के केस में क्या है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आउटकम ट्रू होगा। यस सर। लेकिन बिटवाइज एक्सॉर के केस में क्या है, जस्ट इमेजिन द एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट इमेजिन करिएगा तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि एक्सॉर गेट में क्या है कि डिसिमिलर इनपुट्स के लिए, ठीक है ना, डिसिमिलर इनपुट्स के लिए आउटकम, ठीक है ना, यहाँ पर हाई होता है, बाकी सब में क्या होता है, लो। तो आप ऐसा भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑड नंबर ऑफ वन के लिए हाई होता है, इवन नंबर ऑफ वन के लिए लो होता है।
ठीक है। तो सपोज करो कि अगर हम P और Q कोई भी इम्प्लीकेशन लें, तो P और Q के लिए इफ वी परफॉर्म P एंड Q एंड देन वी परफॉर्म P और Q एंड फाइनली P कैरेट Q। तो अब P और Q अगर आपके पास दो इनपुट है तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यू हैव, जस्ट रिप्रेजेंट इट एज लाइक लॉजिकल गेट्स। तो P और Q अगर होगा तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 सर। 4 बनेगा। तो 4 के लिए हाफ ऑफ 4 दैट इज 2 टाइम 0 2 टाइम 1 एंड हाफ ऑफ 2 0 1 0 1। 1 नाउ ये जो तीन चीज हम लोग यूज करते हैं बिटवाइज एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर, उसमें ये रूल आपका आप यू जस्ट फॉलो द रूल ऑफ बिटवाइज एंड के केस में कि अगर बोथ अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर 0 आपका फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 आपका जो है ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वंस बोथ कंडीशन इज ट्रू देन ओनली the outcome for P and Q is on, otherwise it is off। तो इस केस में आपका जो है अगर 0 0 है यानी कि पहला भी कंडीशंस यानी पहला जो है पार्ट वो भी आपका 0 है और दूसरा भी 0 है, दोनों 0 है, दैट मीन्स आउटकम इज 0। 0 तब भी 0, 1 0 है तब भी 0, 1 1 है तो केवल 1 रहेगा। सेम थिंग बिटवाइज और के केस में क्या होता है कि लॉजिकल और को इमेजिन करो कि एक भी अगर 1 है तो यहाँ पर तो बिटवाइज। अब बिटवाइज और लॉजिकल में क्या अंतर है, लॉजिकल इंटायर बॉडी के लिए आपका एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पर एक बिट पर ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बिट बाय बिट ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, वहां पर इंटायर आपका जो है नंबर पर, जैसे अगर कोई नंबर ले लिया जाए 1 0 1 1 1, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर है, इस पूरे नंबर पर हम डायरेक्टली लॉजिकल एक जोड़ लगाते हैं और यहाँ जो ऑपरेशन हो रहा है वो बिट बाय बिट हो रहा है, एक एक करके हम ये ऑपरेशंस लगाएंगे। तो वी जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पर आपका P और Q अगर होगा तो क्या होगा, P और Q होगा तो इस केस में भी आपका 0 एंड रेस्ट टाइम 1 होगा, यानी कि अगर इस तरह का कोई भी कंडीशन होगा तो वहां पर आउटकम इसी के बेसिस पर जनरेट होगा। व्हाट अबाउट P कैरेट Q, तो P कैरेट Q का मतलब यहाँ पर P एक बिटवाइज एक्सॉर Q है, तो बिटवाइज एक्सॉर में आपका जो है ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए हाई आउटपुट होता है, नंबर ऑफ 1 के लिए और इवन के लिए। तो यहाँ पर 0 0 और 1 1 ही दो ऐसा केस है जिसमें आपका इवन नंबर ऑफ 1 है, दैट मीन्स आइदर 1 हो या 1 हो ही नहीं। तो 0 0 के केस में 1 है ही नहीं, 1 1 के केस में आपका 2 1 है। तो ये दो केस है जिसमें आपका आउटकम लो होगा, बाकी 0 1 या 1 0 इसमें ऑड नंबर ऑफ 1 है तो आउटकम हमेशा 1 होगा। तो बिटवाइज एक्सॉर इम्प्लीकेशन इस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे। नाउ अब यहाँ पर प्रॉब्लम अगर रहता है बिटवाइज एक्सॉर, तो यहाँ पर नंबर अगर सपोज करो नंबर दे दिया गया, सपोज जस्ट नोट इट डाउन दिस वन, लेट अस एज्यूम a इज इक्वल टू 60, ठीक है ना, a का कोई वैल्यू 60 24 जो भी वैल्यू ले लेते हैं एंड b इज इक्वल टू 13। a 16 है 60 है और b 13 है इन बाइनरी फॉर्मेट, ये डेसिमल में दिया हुआ है तो इसको बाइनरी फॉर्मेट में लेना होगा। तो इन बाइनरी फॉर्मेट तो उस केस में a का वैल्यू क्या होगा, यू जस्ट मेंशन, b का वैल्यू क्या होगा एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट a b a और b एंड a कैरेट b। नाउ फाइंड आउट द 60 के लिए क्या होगा, देखिए 8 बिट में आपका रिप्रेजेंट होगा, दोनों 8 बिट में रिप्रेजेंट होगा तो 8 यानी कि 2 का पावर 0 1 2 3 8 हो गया। यहाँ से अगर हम 4 करते हैं तो 16 हो गया, 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30। तो अभी 60 तक जाने के लिए और लिखना ना होगा, 2 का पावर 5, तो अब हो गया 32 16 48 और 8 56, अब हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 2 प्लेस आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 2 प्लेस का 0 दिखा दीजिएगा। तो 0 0 60 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका है 32, ये हो गया 16 8 4 2 1।
तो 60 को रिप्रेजेंट करने के लिए 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60, यानी कि इसको ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑफ। ये हो गया 111110, 8 बिट का हो गया। सिमिलरली 13 के लिए क्या हो जाएगा, 13 के लिए तो यहीं से हो जाएगा 8 4 12, यानी 8 4 12 और 1 13, बाकी आपका 0 हो जाएगा और 2 0 एडिशनल आप डालेंगे तो हो जाएगा 0 0 1 1 0 1। Now A is this, B is this. Now you have to apply A and B, A bitwise and B। तो आपको बिट बाय बिट ऑपरेशन करना है। तो बिट बाय बिट ऑपरेशन करने के लिए नाउ सी, यहाँ पर A का वैल्यू आपका हो गया 0 0 1 1 1 1 0 0 और B का वैल्यू हो गया 0 0 0 0 1 1 0 1। नाउ अब देखिए यहाँ पर बिट बाय बिट यही ऑपरेशन यहाँ पर हम लोग परफॉर्म किए कि अगर हम बिटवाइज एंड यूज कर रहे हैं तो अगर बिट आपका 0 0 हो, 0 1 हो या 1 0 हो, एक भी अगर 0 है तो आउटकम 0 होगा, अदरवाइज आउटकम 1 होगा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू वी हैव, तो इस 0 1 है तो क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0। So what is the resultant value in decimal? Just see, resultant value become 16, 16 or 12, resultant value is 1 1 है, तो your resultant value is 12। तो A 60 और B 13 का resultant value आपका 12 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर again 0 0 1 1 1 1 0 0 and 0 0 0 0 0 0 and then 1 1 0 1। इसके लिए अगेन और है, और के केस में है कि अगर एक भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा, तो 0 1 है तो 1 0 1 1 1 1 0 0। Now see what is the resultant value when you apply bitwise or in between this A and B। तो let's see 3 और 3 6, यानी कि 2 का पावर 5 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60 और 1 61। 61 sir। 61 decimal you have when you apply bitwise OR operator। Now see the same when we apply bitwise XOR। तो 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 and then 1 1 0 1 and बिटवाइज एक्सऑर में क्या है कि बिटवाइज एक्सऑर में है कि ऑड नंबर ऑफ 1 होगा तो ही 1 होगा, यानी 0 1 हो या 1 0 हो। अगर इवन नंबर ऑफ 1 हो या 1 हो ही नहीं तब भी आपका आउटकम 0 होगा। तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ 1 है तो 1 0, यहाँ पर इवन है तो 0 0 1 1 1 1 0 0 0। आउटकम इज तो 5 है, तो ये तो 32 हो गया, 32 और ये 16 48 और एक 49 sir। 49 decimal। So when you apply the particular different operator, then outcome is affected on the basis of that operator। तो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो अब ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 61 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 49 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरली बैंक
नाउ इसमें दो ऑपरेटर और यूज होता है, लाइक बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सऑर. देयर इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट. So there is two operator, bitwise left shift. So we already discussed it in architecture. We just remind that one. So in under shifting operations, so bitwise left shift and bitwise right shift. Right shift. So at a time, how many bits are shifted? 1 bit sir. हाँ, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना बिट शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना. बाय डिफॉल्ट तो 1 बिट ही शिफ्ट होगा, लेकिन इफ यू वांट टू शिफ्ट 2 बिट और 3 बिट, देन यू कैन मेंशन इट ओवर देयर. तो यहाँ पर उसी के बेसिस पर आपका शिफ्टिंग होगा. तो दिस वन इज द बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड दिस वन इज द बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर. तो अगर इफ यू वांट टू शिफ्ट, सपोज ए आपका वैल्यू 60 है, and if you want to shift two place, यानी कि then you just write a then 2. तो अगर 2 बिट आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो what is the outcome of this one? Because your original value is this one a. तो ओरिजिनल वैल्यू आपका जो है वो जस्ट रिमाइंड दैट सेशन, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे शिफ्टिंग को 1 2 3 4 5 6 7 8. Because this is very much important whenever you are converting the value from one form to another, like decimal to binary or binary to decimal, octal, hexadecimal, जो conversion के लिए आप logic लिखते हैं. A shifting यानी A shifting left to the particular 2 place left to the particular bit orientation. तो A का आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है? 0 0 1 1 1 1 एंड देन एक और 1 है. ज्यादा हो गया क्या? 3 3 और 3 6 और 2 0. ये आपका एक्चुअल वैल्यू है. A इक्वल टू 60 का रिप्रेजेंटेशन है. नाउ अगर हम इसको 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, देन व्हाट इज द रिजल्ट? जस्ट फाइंड करके बताइए. 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो बिटवाइज हमारा शिफ्टिंग अगर हो रहा है, वहां पर हम लोग शिफ्ट कर रहे थे लॉजिकल शिफ्टिंग, ठीक है ना, सर्कुलर शिफ्टिंग एंड द अरिथमेटिक शिफ्टिंग. यहाँ पर बिटवाइज शिफ्टिंग होगा तो 1 बिट या 2 बिट, यहाँ 2 बिट है तो 2 बिट आपका शिफ्ट होगा कहाँ पर? बिटवाइज लेफ्ट. 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा. तो व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर ए shifting to this one? 1 2 3 4 5 6 7. अब इसका पोजीशन क्या होगा? ए अगर 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट मोस्ट 2 बिट हमारा क्या होगा? लॉस्ट होगा ना. Yes, sir. Yes sir. ये लेफ्ट से हमारा ये जाएगा तो ये 1 1 यहाँ आ गया, यानी 1 1 1 एंड 0 0. तो राइट से हमारा क्या है? ये लोकेट होगा सपोज 2 0. तो व्हाट इज द आउटकम? ये अगर 2 प्लेस शिफ्ट हुआ तो आउटकम क्या आ गया? यहाँ से आपका 3 और 3 6 एक साथ, यानी कि इस 1 के लिए तो हो गया 128. इस 1 के लिए कितना हो गया? 64. इस 1 के लिए हो गया 32 sir. 32 और इस 1 के लिए हो गया 16. 16. तो अब इस सबको एक्यूमुलेट करिएगा, देन यू विल हैव 8 4 12 2 14 6 20 का 0 और 2 1 3 3 6 6 12 2 14 और 1 1 2, यानी 240 डेसिमल. आफ्टर शिफ्टिंग 2 प्लेस लेफ्ट. नाउ द सेम सिनेरियो. अब ये 240 का हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 240 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये ऑलरेडी आपका रिप्रेजेंटेशन है. तो 240 इसका डेसिमल हो गया, क्योंकि 60 का ये 4 टाइम्स आपका जो है ज्यादा हो गया, 4 टाइम्स आपका बढ़ गया वैल्यू. 60 से 240 वैल्यू हो गया. नाउ सेम थिंग अगर हम राइट शिफ्ट करें, 2 प्लेस राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? राइट से 2 प्लेस का आपका वैल्यू लॉस्ट होगा. तो Yes, sir. लेफ्ट से आपका जो है 2 वैल्यू
यूज होगा, यानी ए शिफ्टिंग टू 2, तो ए हमारा सेम बेस ही हम यूज करेंगे, आफ्टर शिफ्टिंग जो हुआ उसको नहीं यूज करेंगे। 3 4 5 6, तो यहाँ से अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो जस्ट प्लेस, 2 प्लेस आपका राइट का आउट हुआ, तो ये जो 1 है इसको आप राइट से एलोकेट करेंगे, 1 1 1 1 एंड देन 0 0, एंड 2 प्लेस यहाँ जो वैकेंट है इट विल लोकेटेड बाय 0 0। नाउ व्हाट इज द आउटकम फॉर दिस? 15 तो सर। यहाँ इस, हाँ तीनों चारों 1 के लिए आपका जो पर्टिकुलर वैल्यू है, तो ये 1 है आपका 16 16 है 8 है 8 है सर, 8। 8 देन 4 4 2 2 1, 1। दैट मीन्स एक्यूमुलेट करेंगे तो प्लस 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 इज इक्वल टू 15 डेसिमल। तो आपका ए जो है 60, वो 4 टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 4 टाइम इनहांस हो रहा है, और यहाँ पर 4 टाइम, यहाँ 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। तो यस हाँ, तो दीज आर द 2 ऑपरेटर्स। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर्स नेक्स्ट जो आपका है, सर इसमें बिटवाइज नॉट और एक्सनॉर नहीं होता है? नहीं बिटवाइज नॉट बोले, यस सर, नॉट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट का कोई जरूरत नहीं है। बिटवाइज नॉट में क्या करेंगे, 0 को 1 1 को 0 बदलेंगे ही ना। यस सर। तो लॉजिकल नॉट में भी अगर पूरा अगर ले लेते हैं ना, तो लॉजिकल नॉट में से भी हो जाता है, पूरा इंटायर जो आपका नंबर का जो डिजिट है वो 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में बेसिकली आपका जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग लेते हैं वो सारा ऑपरेटर तो रहेगा ही, जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है, उसके अलावा आपका बिटवाइज ऑपरेटर भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर को छोड़कर बाकी लगभग अभी तक जो डिस्कस किए, यानी कि इसका जो सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स क्या होगा गो में आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू, यानी इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन द एडिशनल ऑपरेटर जो भी आप लेना चाहते हैं, यानी इक्वल टू के साथ जो भी आप ऑपरेटर, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को आप लेना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। तो फॉर एग्जांपल जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोग कैसे यूज करते हैं, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर इज इक्वल टू, तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है अर्थमेटिक में, पहले प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मॉडलो इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, देन मल्टी और एस्ट्रिक्स इक्वल टू। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने हैं उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर। और देन वी हैव शिफ्टिंग ऑपरेटर, तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए असाइनमेंट यूज कर सकते हैं, राइट शिफ्ट के लिए भी असाइनमेंट यूज कर सकते हैं, उसके बाद बिटवाइज एंड के लिए भी असाइनमेंट यूज कर सकते हैं, बिटवाइज और के लिए भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ नॉट, ठीक है, बिटवाइज और एक और होता है ना, एक जॉर, बिटवाइज एक जॉर, ठीक है। तो दीज आर द बिटवाइज ऑपरेटर। So when you use this particular equality sign, then bitwise operator आपका यहाँ काम करेगा। Then next था हमारा miscellaneous, तो miscellaneous ऑपरेटर में आपका एम्परसेंड, जैसे सी प्लस प्लस में तो उतना नहीं यूज है, सी प्लस प्लस में यूज है उसको एज ए रेफरेंस वेरिएबल, एम्परसेंड का यूज हम लोग करते हैं एज ए रेफरेंस वेरिएबल। तो ये अभी आप पढ़े हैं कि नहीं, सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल पढ़ लिए होंगे, ये पढ़े हैं कि नहीं। तो सी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो सी का ड्रॉबैक इससे कंप्लीट हो जाता है,
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ड्रॉबैक क्या है कि उसमें रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट तो पढ़ लिए होंगे कि वो भी नहीं पढ़े अभी। रिटर्न स्टेटमेंट जो सी में लेते हैं, सी में पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस में अभी नहीं अगर डिस्कस हुआ होगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बताएंगे कोई? सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एट ए टाइम, हाँ, सिंगल सिंगल वैल्यू वैल्यू रिटर्न through this statement. Now, by inclusion of reference variable ampersand, this problem is resolved in C++. In C++, whenever you are using reference variable, without using return statement, you can return more than one value at a time. एक से अधिक वैल्यू एट ए टाइम आप रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ सिंपली अगर एक फंक्शन बना रहे हैं, void रिजल्ट एक बना रहे हैं, और इस रिजल्ट में हम वैल्यू पास कर रहे हैं ए बी, और यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं इंट, ठीक है, एम्परसेंड टी और इंट एम्परसेंड पी। तो ये जो बेसिकली आपका टी और पी है, ये एज ए रेफरेंस वेरिएबल काम करेगा। तो जब जैसे आप पढ़ते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो ये रेफरेंस का जो है सी प्लस प्लस में ब्रेकअप हो जाता है। इसमें दो तरह का आप हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉल बाय एड्रेस। ये कॉल बाय एड्रेस उसी तरह का यूज होगा जैसे रेफरेंस यूज हो रहा है, और एक आपका कॉल बाय रेफरेंस अलग नाम से बनता है सी प्लस प्लस में। ये कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है, इट लुक्स लाइक ए कॉल बाय वैल्यू बट द वैल्यू इज एलोकेटेड टू द एड्रेस। तो ये कभी आपको इसका जो पैरामीटर पासिंग होगा वो वैल्यू कॉल बाय वैल्यू के जैसा होगा, लेकिन ये आपका पॉइंटर के जैसा काम करेगा। तो जो कुछ भी इस टी में ऑपरेट होगा वो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। तो सपोज करो कि अगर हम यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लें एम, और यहाँ पर m इक्वल टू ए कर दें, और a के लिए यहाँ पर a के लिए हम चेक कर लें कि हमारा अगर b जो है, ठीक है ना, ग्रेटर देन m है। अगर b ग्रेटर देन m है, if b greater than m, then t इक्वल टू b, ठीक है। और if b is less than m, then b is equal to a, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया, लेकिन टी में क्या स्टोर किया, टी में बी को स्टोर किया है, ठीक है। तो टी में और या नहीं, यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आप इस एडिशनल वेरिएबल को नहीं रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप टी इक्वल टू पी इक्वल टू ए कर दीजिए, यानी पहला वैल्यू को टी और पी दोनों में रख लीजिए। और आपका जो है ये टी और पी चेंज कब होगा, यानी अगर हमारा दूसरा वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगा, दूसरा वैल्यू अगर टी से बड़ा है तो टी में बी स्टोर हो जाएगा। अगर दूसरा वैल्यू पी से छोटा है तो पी में ए स्टोर हो जाएगा, यानी कि फाइनली टी में आपका लार्जेस्ट वैल्यू और पी में स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर हो रहा है, ये दो वैल्यू के लिए। अब यहाँ जो टी और पी में स्टोर हुआ ये वैल्यू आपका जो है रिफ्लेक्ट करेगा। तो जहां आप कॉल करेंगे मेन में, तो मेन में जहां पर आप इसमें वैल्यू पास करेंगे, सपोज पी क्यू और आर एस, तो आर और एस चूंकि यहाँ पर आपका एज ए एलियास काम करेगा, ठीक है ना। तो जो कुछ भी इस टी और पी में हुआ वो इस आर और एस को भी जो है अफेक्ट करेगा। तो यहाँ से अगर हम आर और एस को प्रिंट करें तो वी कैन इजिली प्रिंट सी आउट
maximum out of 2, maximum is equal to R, and C out minimum is equal to S. Are you getting the point? So you can check it on your system. तो मिसलेनियस ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर जो यहाँ पे यूज होगा दैट इज द एम्परसेंड. एम्परसेंड यहाँ पर ये एम्परसेंड और बिटवाइज में दोनों में डिफरेंस है. ये आपका एड्रेस ऑफ द वेरिएबल रिटर्न करता है. ठीक है, तो एम्परसेंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड इट विल प्रोवाइड्स द एक्चुअल एड्रेस. इट विल प्रोवाइड्स द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. तो एक ऑपरेटर ये हो गया. दूसरा एक ऑपरेटर यहाँ यूज होता है एस्ट्रिक्स, जो आपका मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होता है. लेकिन एस्ट्रिक्स का यूज हम लोग बेसिकली कहाँ पर करते हैं? सी में, सी प्लस प्लस में पॉइंटर में सर. हाँ, टू रिप्रेजेंट पॉइंटर वेरिएबल. बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डेटा वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल. दो तरह का वेरिएबल होता है, डेटा वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल. तो आपका जो डेटा वेरिएबल है इट कीप्स द, ये आपका वैल्यू केवल होल्ड करता है, और पॉइंटर वेरिएबल कीप्स द एड्रेस. एड्रेस इज केप्ट बाय पॉइंटर वेरिएबल, वैल्यू इज केप्ट बाय डेटा वेरिएबल, एंड पॉइंटर वेरिएबल केप्ट द एड्रेस ऑफ विच डेटा वेरिएबल. तो एड्रेस ऑफ डेटा वेरिएबल इज होल्ड बाय पॉइंटर वेरिएबल. तो गो लैंग्वेज में भी योर पॉइंटर वेरिएबल वर्क, पॉइंटर अरिथमेटिक डज नॉट वर्क. तो पॉइंटर अरिथमेटिक को एक्सक्लूड किया गया है, पॉइंटर वेरिएबल आपका एज इट इज काम करता है. तो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू द पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग एंड देन लूप. लास्ट नेक्स्ट क्लास में लूप और डिसीजन मेकिंग दोनों डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे. बिकॉज मेन के अलावा जो भी आपका फंक्शन लिखा जाएगा वो सारा फंक्शंस का पैरामीटर में फंक कीवर्ड यूज होगा, और फंक कीवर्ड के साथ आपका जो है, जो भी जैसे फंक्शन सी++ में लिखते हैं तो वैसे ही यहाँ पर भी फंक्शन लिखा जाएगा.